अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। बच्चे केमिस्ट्री 9th का लेक्चर लेंगे हम। चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट है आइसोटोप्स और उसके यूजेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम के शेल्स और सब शेल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शेल्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? शेल्स कहते हैं मेन एनर्जी लेवल्स को, जिन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनको हम शेल्स बोलते हैं। तो मेन एनर्जी लेवल जो सराउंड किया हुआ है न्यूक्लियस को, उसको हम शेल्स कहते हैं। इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल में लिखते हैं, जैसे के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास शेल्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं एटम की, तो ये तो हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल आ गया, पहले शेल को हम बोलेंगे के, सेकेंड शेल आ गया उसको बोलेंगे एल, इसी तरह इसके बाद एम और फिर एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड शेल्स। ठीक हो गया जी। इसका नंबर ऑफ शेल एन होता है, नंबर ऑफ शेल कहलाता है। ठीक है जी। और अगर आपने ये देखना हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में आएंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज 2n का स्क्वायर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। उस नंबर ऑफ शेल चाहे वो 1 है, अगर k की हम बात करते हैं तो k हमारे पास है 1, l है हमारे पास 2, m हमारे पास 3 और n है हमारे पास 4। अगर मैंने फाइंड आउट करने हैं कि k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी इसके अंदर। 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, n है k का 1, स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2। इट्स मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट इन k शेल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ l शेल के लिए, तो l का नंबर होता है 2। तो इसमें मैं फॉर्मूले में जब पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा n इज इक्वल्स टू 2 एंड देन स्क्वायर, 2 2s are 4, 2 into 4 is equals to 8. It's mean there are 8 electrons in the L shell. Similarly M में देखूंगी तो M में आएंगे हमारे पास N is equals to 3। ये मैंने M के लिए निकाला, ये मैंने L के लिए निकाला और ये वाला मैंने K के लिए निकाला। ठीक है जी। तो N मैं पुट करूंगी 3, ये आ गया, 3 3s are 9, 9 2s are 18। 18 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन एम शेल। एन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एन हमारे पास एन में होता है 4। तो मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी, 4 का स्क्वायर, 4 4s are 16, 16 2s are 32। तो इससे क्या पता चलता है कि एन शेल के अंदर आप मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। ये मैंने पहले 4 शेल्स को आपके इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाए हैं बाय फॉर्मूला ऑफ 2n का स्क्वायर। ठीक है जी। अब शेल्स की बात होगी, शेल से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए, शेल के फर्दर सब ग्रुप्स देखे जाएं तो उनको बोला जाता है सब शेल या ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। सब शेल्स क्या होते हैं? शेल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दीज आर कॉल्ड सब शेल। जैसे हमारे पास हो गए, इसमें कहूँ शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एनर्जी लेवल्स, उनको हम बेटा बोलेंगे सब शेल। सब शेल में हमारे पास बेटा आ जाएगा स्मॉल s, p, d, f एंड सो ऑन। ठीक है, ये छोटे छोटे जो स्मॉल कैपिटल लेटर में s, p, d, f लिखेंगे, दीज आर द सब शेल। कैपिटल लेटर्स में k, l, m, n एंड सो ऑन, दीज आर द शेल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा डेफिनेशन ये कहलाती है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना एटम के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, आइदर वो शेल्स हैं,
आइदर वो सब शेल्स हैं, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहला रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए जो है एक मेथड होता है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से कि किस तरह जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखें, सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ शेल, ठीक है, फिर शेल कौन सा है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको रेस कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये अगर मेथड समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। जैसे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं पहले, दूसरे में नंबर ऑफ शेल, नंबर शेल्स कौन कौन से हैं, एंड सब शेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन रहा है जिसमें हम देखेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास शेल्स में। अच्छा जी, नंबर ऑफ शेल पहला बात करेंगे। पहला शेल कौन सा होता है, K, दूसरा बात करते हैं L, तीसरा बात करेंगे M, और चौथा बात करेंगे N का, ठीक है जी। अभी हमने पीछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे और हमने बताया था कि K शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, L के अंदर हमारे पास 8 आ सकते हैं, M के अंदर 18 एंड N के अंदर 32, ठीक है। अब सब शेल की बात कर रही है। K शेल के अंदर जो सब शेल आता है वो आता है सिर्फ S, ठीक है जी। L के अंदर 2 सब शेल आते हैं, S एंड P। M के अंदर 3 सब शेल आते हैं, S, P, D। N के अंदर हमारे पास आते हैं S, P, D एंड F। अब K शेल का नंबर कौन सा है, 1, तो उसके साथ मैं लिख लेती हूँ 1। L का सब शेल कौन सा है, 2, तो इन दोनों के साथ मैं लिख लेती हूँ 2। M का 3, तो 3 आ जाएगा। N का 4 है तो सबके साथ 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डालने हैं, तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो K में है वो सिर्फ 2 है और सब शेल भी 1 है, तो S में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। जो S सब शेल है इसमें से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सबके S के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है जी। P की बात करते हैं। सेकेंड वाले को देखो, S में हमने बता दिया 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 में से 2 निकाल दो, पीछे कितने बचे, 6। तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। S में हमने बात की थी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो P में जब हमने इसके S में भी 2 आए हैं, 8 में से 2 निकाल दिए, रिमेनिंग 6 बचे। इसका मतलब है P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोनों के जो रिमेनिंग है उनके भी P में मैं 6 इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ। M की बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे सब में हमने डाले, P में 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर वाले में डाले, 6 और 2 हो गए 8। 8 को 18 में से माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 10। तो D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, ठीक है जी। तो नीचे वाले के D में भी 10 डाल देंगे, सही हो गया। आप N की बात करते हैं तो N के S में 2 जैसे सबके S में डालें, P जैसे ऊपर वाले के P में डालें, D जैसे ऊपर वाले के D में डालें। 10 और 8, 18, 32 में से 18 माइनस कर दो तो रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास 14। तो क्या हुआ कि F में हमारे पास 14 आते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, F फॉर 14, D फॉर डेका मतलब 10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है इलेक्ट्रॉन की। अब सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस लिखना होगा। एक दफ़ा फिर देख लो मैंने कैसे बनाया टेबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल, शेल एंड सब शेल। शेल हमने पीछे देखे 4, K, L, M, N, और भी हैं लेकिन आपके लेवल में सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है जी। ये जो शेल हैं इनके अंदर सब शेल कौन कौन से, K में सिर्फ S आता है, L में S और P आता है, M में S, P और D आता है, और N में S, P, D और F आता है, ठीक है जी। K जो है पहला शेल है, L दूसरा, M तीसरा, N चौथा।
ये नंबर ऑफ शेल लिख दिए, कौन सा नंबर आ रहा है इनका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस हमने पहले निकाल के दिखाए कि K के अंदर जो नंबर आते हैं इलेक्ट्रॉन के वो 2 आते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ 2n का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम n पुट करेंगे नंबर ऑफ शेल, जिस तरह ये K का 1 है तो 1 पुट करेंगे, स्क्वायर लिया 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। L नंबर ऑफ शेल 2 है, 2 पुट किया 2 से स्क्वायर लिया 2 से मल्टीप्लाई किया 8। तो इस तरह करके मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे अभी पीछे। तो अब जो है हमारे पास हमने देखना है इसका सीक्वेंस कैसा है। ठीक है जी, तो ये जो मैं एरो लगा रही हूँ ये डायरेक्शन बता रहे हैं किस सीक्वेंस में मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखनी है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया सीक्वेंस। अब मैं सीक्वेंस पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है 1s2, 1s2 के बाद कोई नहीं है, नेक्स्ट बारी आ रही है 2s2, 2s2 के बाद भी कोई नहीं, नेक्स्ट बारी आ रही है 2p6, 2p6 के बाद बारी आ रही है 3s2, 3s2 के बाद बारी आ रही है 3p6, नेक्स्ट बारी आ रही है 4s2, देन 4p6, 4d10, सॉरी 3p के बाद 4s की बारी आई, 4s के बाद 3d की बारी आ रही है, एरो में आ रहा पहले, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 3d10। ठीक है, 3d10 के बाद आ जाएगा 4p6, 4d10 एंड 4f14। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस आ गया है जिसको मैं सामने रख के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, उस एलिमेंट का जिसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक स्टेबल एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे मेरे पास अब आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका 1 है एटॉमिक नंबर, इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी तो कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्या है 1s, तो 1s लिख लेती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो पर इसके पास है ही एक, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s1। ठीक है जी, इसका एक मॉडल बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जिसे मोहर्स मॉडल कहते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन भी इसका 1 है, न्यूट्रॉन इसका 0 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहले शेल में K में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व कर रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोहर मॉडल, इसे हम बोहर मॉडल कहते हैं। ठीक है जी, तो 1s1 आ गया इसका। अच्छा, इसके बाद बारी ले लो अब हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी 1s2। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पहले किस में आएंगे इलेक्ट्रॉन 1s में। जब पहले शेल में हम फिल करेंगे तब नेक्स्ट शेल में जाएंगे। एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, जो शेल न्यूक्लियस से करीब है उनकी एनर्जी कम है और वो स्टेबल शेल हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं दूसरे शेल्स में उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है और वो अनस्टेबल हैं। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो प्रोटॉन इसके पास होते हैं 2, न्यूट्रॉन भी इसके पास होते हैं 2 और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास होते हैं 2। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको कहते हैं बोहर मॉडल। इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो बाय दिस मेथड। बहुत इजी मेथड है जिसमें आप ये पहले टेबल बना लेना, साइड पे सीक्वेंस बना के लिख लें आप लोग। बाकी सारा सीक्वेंस सेम ही है, 1s2 की बारी आ रही है, फिर 2s2 की, फिर 2p की, फिर 3s की, 3p। यहाँ पे जो 3d है वो आफ्टर 4s आता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लूँ, जैसे देखिए 1s किस में आ रहा है k में, इसको मैं k कह देती हूँ। 2s और 2p आ रहा है हमारे पास l में, नंबर ऑफ शेल 2 है, l में आ रहे हैं। 3s और 3p हमारे पास m में आता है, 4s हमारे पास n में। इस तरह करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके लिख सकती हूँ अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट शेल और सब शेल में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सही हो गया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था। अब हम देख लेते हैं आगे आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था। अब देख लेते हैं आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, हम देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या चीज़ें हैं। बेटा आइसोटोप्स जो है बेसिकली कहलाता है, ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल लफ्ज़ है, आइसो और टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब प्लेस। अब इसका क्या मतलब हुआ सेम प्लेस? इसका मतलब ये हुआ वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन लिख लें, एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर अभी भी बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल एलिमेंट के अंदर, या पीछे भी पढ़ चुके हो। बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में हमारे पास आता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है आइसोटोप्स की। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसमें बेटा दो चीज़ें आती हैं। अभी जैसे बात की एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और एटॉमिक मास है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक मास में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है इसका मतलब है यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। फर्क किस में आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो आइसोटोप्स में जो चीज़ होती है वो कहलाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जो चीज़ डिफर होती है वो होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफर while number of proton remains same। ठीक है जी, इसके बाद बारी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं मास नंबर पे। मास नंबर जब चेंज हो रहा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं? चेंज are changed due to change in mass number। तो ये आइसोटोप्स के बारे में था कि आइसोटोप्स क्या हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट मास नंबर। इनमें फ़र्क क्या चीज़ आती है? दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ पे बताया कि एटॉमिक नंबर में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन आते हैं, एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, तो फ़र्क किस में आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फ़र्क आने की वजह से मास नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज होने की वजह से इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे हाइड्रोजन की एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है जी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बात करते हैं तो उसमें 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप हमारे पास होता है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। दूसरा आइसोटोप्स हमारे पास होता है जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। तीसरा आइसोटोप्स हमारे पास है जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो, किसी भी एलिमेंट को अगर आप लिखते हो बेटा, फॉर एग्जांपल एक्स कोई भी एलिमेंट है, जो ऊपर चीज़ लिखते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जो नीचे लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। एटॉमिक नंबर को हम जी से लिखते हैं और एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं, और एटॉमिक मास ऊपर होता है टॉप पे और एटॉमिक नंबर बॉटम में। अभी जो ऊपर लिखे हुए हैं इनके 1 2 3 ये हमारे पास एटॉमिक मासेस हैं जो चेंज है, और एटॉमिक नंबर तीनों का देखो 1 ही है तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है। आप इनका बोहर मॉडल अगर बना लें तो प्रोटॉन इसका है 1,
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसका जो एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास मतलब ऊपर वाला एटॉमिक मास है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, इनमें से एक को अगर Z में से माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आता है। ये सब आप पढ़ चुके हो पहले। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आता है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकलेगा वो आएगा 0। तो प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम में बात करें तो इसका प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन अभी निकाल लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन में इसका 1 है क्योंकि 1 ही लिखा हुआ है। आप 2 में से 1 निकालोगे तो 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका क्या हुआ 1। ट्रिटियम की बात करें तो ट्रिटियम में प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन भी है 1, लेकिन 3 में से 1 निकालो तो न्यूट्रॉन निकलेगा 2। तो ये हमारे पास अब देखो डिफर क्या चीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 है 1 है 1 है, न्यूट्रॉन 0 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से मास नंबर चेंज होता है, मास नंबर चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन जो चीज़ सेम रहती है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप। अब हमें और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्लोरीन की देख लो, यूरेनियम, क्लोरीन, कार्बन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी हैं एक ही एलिमेंट बेसिकली, लेकिन इनकी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करती हूँ, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बेटा 3 ही हैं। जो नॉर्मल है स्टेबल 12 है। ये जो हमारे पास नॉर्मल है 12 और 6 वाला कार्बन, जो नॉर्मली हमारे पास कार्बन है, ये ऑलमोस्ट 98.9% इसकी अकरेंस है। बाकी ये जो दो हैं इनकी ऑलमोस्ट 1% है या 1.1% है। ठीक है, अकरेंस देखी जाए। ठीक हो गया, ये स्टेबल है, ये थोड़े अनस्टेबल हैं। ठीक है, और जो C14 है हमारे पास, ये वाला ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव बेटा वो एलिमेंट होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, जो हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहे हैं, शुआएं निकाल रहे हैं, और वो अनस्टेबल बनते जा रहे हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो C14 और 6 वाला जो है ये रेडियो एक्टिव है। इनका आप स्ट्रक्चर बना लो जैसे हमने हाइड्रोजन का बनाया। ठीक है जी, कार्बन का बना लेते हैं। प्रोटॉन देख लें 6, क्योंकि सबके देखें एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन। अभी पीछे हमने देखा पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं K में, L में हम 8 डालते हैं। ठीक है, तो L में हम जब 8 डालते हैं तो 2 तो हमने डाल दिए, तो ये जो 6 हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब 6 में से 2 निकाल देंगे पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 4, वो हम अगले शेल में डाल देंगे। ठीक है जी, तो हमने डाल दिया। अब न्यूट्रॉन इसके निकालने हैं, तो 12 में से 6 निकालें, 6 आ गया। ठीक है, इस तरह करके बनाना है। अगले का देख लें आप, प्रोटॉन इसका वही 6 जैसे पीछे वाले का था। इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 अगले शेल में, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास चेंज होगा, मतलब न्यूट्रॉन। 13 में से 6 निकालो तो न्यूट्रॉन हमारे पास आएंगे 7। 14 वाले का देख लें, प्रोटॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे डिफरेंट होगा, 14 में से 6 निकाल दो तो 8। तो ये हमारे पास है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने बनाए सर्कल वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोहर मॉडल कहते हैं, और ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाई है मैंने आपको कि फ़र्क क्या आ रहा है सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर पे। न्यूट्रॉन इसके 7 है, इसके 8 हैं, इसके 6 हैं, जबकि प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6। ठीक है, तो ये बेसिकली आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड यूरेनियम, उनके स्ट्रक्चर्स नहीं आपकी बुक में बनाए हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो हम जस्ट सरसरी देख लेते हैं उसके कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, देन हम यूजेस की तरफ मूव करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन देख लेते हैं हम। ठीक है जी, क्लोरीन के बेटा जो है वो 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, 35 एंड 17 एंड 37 एंड 17। ठीक है, ये वाला स्टेबल है,
ये आप बनाओगे स्ट्रक्चर वैसे ही 17 का प्रोटॉन नंबर होगा दोनों का, इलेक्ट्रॉन भी 17 ही डलेंगे और 35 में 17 माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, 92 होता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके हम देख लेते हैं। आइसोटोप्स इसके 3 हैं, 23495, 23592, 23892। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, जिसमें से जो हमारे पास ये है 238 वाला, इसकी एकनेस 99% और बाकियों की 1% है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोटोप्स थे जो हमने देखे क्या होते हैं, फिर हमने उनके आइसोटोप्स है क्लोरीन ही दोनों, लेकिन फ़र्क इसमें आ रहा है उनके नंबर ऑफ मास में, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली यूरेनियम के साथ भी ऐसे है। फिर आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखे, फिर आपने कार्बन के देखे। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ आइसोटोप्स में, कि हम आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो बेटा आइसोटोप्स को बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, काफ़ी इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको जो यूज़ किया जाता है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में। ठीक है जी, ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको जो थेरेपी की जाती है रेडियोथेरेपिस्ट में यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ या डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है, बीमारी का पता लगाना कौन सी बीमारी है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे जो है हम आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। जैसे रेडियोथेरेपी में है, पहली जो हेडिंग है वो है जी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी बेसिकली क्या होती है कि किसी पेशेंट को कैंसर है, उस कैंसर के जो सेल्स एब्रप्टली ग्रो करना शुरू हो गए हैं, डिवाइड करना शुरू हो गए हैं, उसको ख़त्म करना, उन सेल्स को, उनकी ग्रोथ को रोकना। तो उनके लिए हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं और उनको किल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्किन कैंसर की, तो स्किन तो हमारी ऊपर ही है, इतनी डीप में नहीं जाएंगे, तो हम ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी, पेनिट्रेशन पावर जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। ये 2 एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर दी रेडियोथेरेपी ऑफ द स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत कम है, लेस पेनिट्रेशन पावर है। इनकी पेनिट्रेशन मतलब ये इतनी डेप्थ में नहीं जाते, ये सिर्फ किल करेंगे तो ऊपर वाले सेल्स को ही करेंगे जहाँ पे कैंसर है। ठीक है जी, अगर बॉडी कैंसर कहीं और, मतलब कोई और कैंसर है स्किन के अलावा, किसी बॉडी के हिस्से में कैंसर है, तो उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है, ये डीपली जाएगा और उन सेल्स को किल करेगा। क्योंकि बॉडी के अगर अंदर वाले हिस्सों में कहीं है इशू कैंसर, तो वहाँ पर उनको किल करेगा। तो ये था रेडियोथेरेपी में। डायग्नोसिस में और मेडिसिन में क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड इसकी है ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। मेडिसिन्स देते हैं उन पेशेंट्स को कहीं जिन पे कोई इशू हो या उसके डायग्नोसिस के लिए। जैसे किसी को खुदा ना खास्ता थायराइड ग्लैंड में कोई इशू है, ठीक है, गॉइटर एक बीमारी होती है, गला स्वेल हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है अगर उसमें कोई इशू है, गॉइटर का इशू है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो आयोडीन 131 यूज़ करते हैं, जो डायग्नोज करता है इसको। ठीक है, गॉइटर थायराइड ग्लैंड में देख लें गॉइटर है कि नहीं है। और अगर हमने बोन ग्रोथ को देखना है, एक्टीनियम जो है बेसिकली एक एलिमेंट है, उसको यूज़ करेंगे फॉर डायग्नोजिंग दी एबनॉर्मल बोन ग्रोथ। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट्स का जिक्र हुआ। आयोडीन 131 यूज़ करेंगे गॉइटर फाइंड आउट करने के लिए थायराइड ग्लैंड में, और टेक्टीनियम एलिमेंट यूज़ करेंगे फॉर दी एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, देखने के लिए कि इधर वो हो रही है कि नहीं हो रही। थर्ड हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या है। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल बेटा वो चीज़ें जो एंशियंट हैं, जो पहले ज़माने की होती थी, जैसे आप म्यूज़ियम में देखते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पड़ी हुई पहले वाले लोगों की, तो वो
उनकी फाइंड आउट करना, और जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़मीन से रेलेवेंट चीज़ें जैसे फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ द एलिमेंट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ज़माने में जानदार थे लेकिन अब वो नहीं रहे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ज़मीन से, तो उन पे हम बात करते हैं कि उनकी एज कैसे फाइंड आउट की जाए। जैसे डायनासोर्स वगैरह जो हैं वो एक्सटिंक्ट बिल्कुल हो चुके हैं, वो किसी ज़माने में ज़िंदा होते थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं हैं, तो उनकी हमने एज वगैरह कैसे फाइंड आउट की, कैसे हमने बताया भाई इतने हज़ार साल पहले वो थे। ठीक है, तो एक चीज़ होती है कार्बन डेटिंग और एक होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग। फ़र्क इतना नहीं है दोनों में। कार्बन में स्पेसिफिकली हम कार्बन से बात करते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स, वो ऑर्गेनिजम्स या वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बन 14 प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनके फॉसिल्स वगैरह हमें मिले हैं। जिसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में इंटेक कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं उसमें हम इंटेक कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो वो कार्बन इंटेक ख़त्म हो जाता है, तो उनकी बॉडी के अंदर से जो कार्बन स्टोर हुआ होता है वो अपने आप को ख़त्म करता जाता है। तो इसे C14 इंटेक कर रहे थे, तो C14 एक जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो C14 है इसकी हम डेटिंग ऐसे करते हैं कि ये जो रेडिएशन अपने अंदर से निकाल रहा होगा, हम उस रेडिएशन को कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जिसका फॉसिल है वो कितने साल पहले ज़िंदा हुआ करता था, कितने साल पहले उसकी कार्बन इंटेक ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। और रेडियो एक्टिव डेटिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें हम कोई और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करके अदर देन कार्बन हम फॉसिल्स की डेटिंग या उनकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने साल वो पुराने फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव में अदर देन कार्बन हम यूज़ करेंगे, और कार्बन डेटिंग में हम स्पेसिफिकली कार्बन जहाँ जिस कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो उनकी एज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आया है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल स्ट्रक्चर रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब बेटा एक और प्लांट है, अपनी फूड बना रहा है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड में वो ग्लूकोज बना रहा है। हमें क्या पता वो जो हम फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, इनके मिलने से हमारे पास क्या होता है जी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनती है और अगेन हमारे पास वाटर बनता है, यहाँ पे सनलाइट आ जाती है। ठीक है जी, तो ग्लूकोज में हमारे पास जो होता है वो कार्बन। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आपको ये रिएक्शंस नज़र नहीं आते लेकिन ये हो रहे होते हैं। तो कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन सर्व कर रहा है, अपना ऑक्सीजन वगैरह दे रहा है या अपना कार्बन दे रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि C14 एलिमेंट्स को यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए। ठीक है जी, कि यही वाला कार्बन जो है आगे जाके ग्लूकोज बना रहा है, तो उन्होंने इस कार्बन की जगह यूज़ कर लिया C12 कार्बन की जगह उन्होंने यूज़ कर लिया C14 जो रेडियो एक्टिव था, अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, वो वाला यहाँ पे यूज़ कर लिया। और जब यूज़ कर लिया तो फिर उन्हें वाटर से रिएक्ट किया, उन्हें पता चला भाई ये वाला कार्बन ही इसके अंदर आ रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ग्लूकोज के अंदर, और वो जो है हमारे पास ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया कि लेबल किया पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर फाइंड आउट किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनाने में ही कार्बन डाइऑक्साइड का अमल दखल है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने केमिकल रिएक्शन या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करने के लिए आइसोटोप्स यूज़ किए। ठीक है, जिनके अब देखो कार्बन एक ही है लेकिन फ़र्क क्या है, उनके एटॉमिक मास में फ़र्क है, और एक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एक की कम है। तो इस तरह करके उन्होंने एलिमेंट्स की जो है वो बता दी कि कौन से एलिमेंट जो है फर्दर प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने के लिए आइसोटोप्स का इस्तेमाल, ये है बेसिकली हमारा लास्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें बेसिकली कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। जैसे U-235 को यूज़ करेंगे तो उसमें से बेरियम और क्रिप्टॉन निकलेगा। अभी यूरेनियम के आइसोटोप्स पढ़े थे U-235, 34, 35 और 38। ठीक है, ये जब टूटता है तो उसमें से बेरियम और
क्रिप्टॉन निकलता है। इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हैं जी 139 56, ठीक है, और 36 है और 94 आई थिंक सो, ठीक है जी। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी, ठीक है जी। ये हमारे पास उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन बताया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जब टूटते हैं उनके अंदर से फर्दर छोटे छोटे एटम्स वगैरह निकलते हैं, साथ में कुछ एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स जो हैं बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग इनकी पावर होती है, ये फर्दर आगे यूज़ किए जा सकते हैं। आगे जाके फर्दर एलिमेंट्स को तोड़ते हैं और उनको इस तरह ये चेन बन जाती है कि एलिमेंट्स को तोड़ते जाते हैं और एनर्जी बनाते जाते हैं। और ये जो एनर्जी बनती है इसमें, ये वाली, इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टीम के तौर पे, ठीक है। ये एनर्जी स्टीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को स्टीम में जब एनर्जी यूज़ की जाएगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो स्टीम टरबाइन चलाने के लिए यूज़ करेंगे और टरबाइन से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। मतलब इनडायरेक्टली इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कैसे वो एनर्जी यूज़ करेंगे? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, फिर स्टीम से टरबाइन चलाने में और टरबाइन से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इस तरह का है कि हम इन पावर जनरेशन में एलिमेंट्स को, आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूरेनियम की दी है क्योंकि ये फर्दर 2 एलिमेंट्स में टूटेगा बाय दी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो न्यूट्रॉन जो है फर्दर और यूरेनियम को तोड़ा जाएगा, उसमें से एनर्जी निकालते जाएंगे। वो जो एनर्जी होगी उसको अगर हम कलेक्ट कर लें, उसको हम यूज़ कर लें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जो क्राइसिस हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की चल रहे हैं पानी से बनाने के, वो हमारे ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। लास्ट 2 टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में हमने देखी, ठीक है। एलिमेंट्स की मैंने निकाल के दिखाई आपको। नेक्स्ट हमने आइसोटोप्स की बात की विद एग्जाम्पल्स। फिर हमने यूजेस की बात की जिसमें टोटल के 5 यूजेस हैं। पहला यूज़ हमारे पास क्या था कि हम जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं रेडियोथेरेपी में। सेकेंड था डायग्नोज पर्पज़ के लिए, आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल यूज़ के लिए, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए, और फिफ्थ वाला एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के लिए। तो ये आज का लेक्चर था। अगर इसमें कुछ बात पूछनी हुई तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।